चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली बार बॉडी की। तो आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली बार बॉडी। दैट इज अ बार बॉडी। तो जैसा कि हमको पता है कि इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस इन ह्यूमन फीमेल, interface nucleus of human female contain 2x chromosomes. 2x chromosomes। तो यानी इंटरफेस न्यूक्लियस जो इंटरफेस में है ह्यूमन फीमेल के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो मैंने कहा कि आउट ऑफ विच 1 एक्स क्रोमोसोम, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होगा 1 एक्स क्रोमोसोम इज heterochromatin। 1 X chromosome is heterochromatin, while the other is euchromatin. That is while other is euchromatin। तो देखिए सीधी सी बात यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि अगर आप ह्यूमन फीमेल के केस में देखेंगे तो ह्यूमन फीमेल के जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इंटरफेस में अगर आप देखते हैं तो 2 एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे आपको, ठीक है। और जब 2 एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तो उस 2 एक्स क्रोमोसोम में से अगर देखा जाए तो एक हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम है और एक एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमैटिन है। यूक्रोमैटिन का मतलब है कि फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ये फॉर्म करेगा मैसेंजर आरएनए, सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, सो कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा एक्स क्रोमोसोम जो बेसिकली मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर रहा है, और अगर मैसेंजर आरएनए फॉर्म कर रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव वाला कहलाता है दैट इज अ यूक्रोमैटिन। लेकिन अगर इसके कंट्रास्ट में देखा जाए तो ये है हेट्रोक्रोमैटिन। तो मैंने कहा कि डू नॉट फॉर्म एमआरएनए, ये एमआरएनए फॉर्म नहीं करेगा, ये मैसेंजर आरएनए को फॉर्म नहीं करेगा। और जब मैसेंजर आरएनए को फॉर्म नहीं करेगा तो आपने कह दिया कि ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम एमआरएनए बना रहा है, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम एमआरएनए फॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो एक्स क्रोमोसोम एमआरएनए बना रहा है उसको आपने कह दिया कि यूक्रोमैटिन है, जो नहीं बना रहा है उसको आपने कह दिया हेट्रोक्रोमैटिन है। तो अब मैंने कहा कि स्टार बना के मैंने कहा कि हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम, तो दिस इज हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बार बॉडी। इसको आप कह देंगे दैट इज कॉल्ड एज अ बार बॉडी। तो ये बेसिकली बार बॉडी कहलाएगा। तो ये हेट्रोक्रोमैटिन जो है, जो एक्स क्रोमैटिन है, एक्स क्रोमोसोम है, इसको बेसिकली क्रोमोसोम ही किया जाए, दैट इज अ हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड बार बॉडी। तो अगर आप एक, यानी अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल फीमेल है,
अगर नॉर्मल फीमेल है तो ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर 2 ऑटोजोम्स हैं प्लस एक्स क्रोमोसोम्स हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि एक यू क्रोमैटिन है और एक हेट्रोक्रोमैटिन है, और हेट्रोक्रोमैटिन वाला कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज अ बार बॉडी। तो ऑब्वियस बात है कि इस नॉर्मल फीमेल के अंदर अगर देखेंगे तो 1 बार बॉडी मौजूद है, दैट इज अ 1 बार बॉडी मौजूद है। देख लीजिए इसमें एक बार बॉडी मौजूद है। आ जाइए नॉर्मल मेल के अंदर। नॉर्मल मेल में अगर आप देखें तो इसके अंदर होते हैं 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम। इस केस में अगर देखा जाए तो एक्स क्रोमोसोम सिर्फ एक ही है, और जब एक्स क्रोमोसोम एक ही है दूसरा है ही नहीं, तो इसका मतलब नो बार बॉडी, इस केस में कोई बार बॉडी नहीं होगी। नेक्स्ट केस पर आते हैं, तो दैट इज द टर्नर सिंड्रोम में, दैट इज अ टर्नर्स सिंड्रोम में आ जाते हैं। और अगर टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम बेसिकली ये स्ट्राइल फीमेल होती हैं, दैट इज स्ट्राइल फीमेल है ये। और जब ये स्ट्राइल फीमेल हैं तो इसके अंदर कंडीशन होती है दैट इज अ 2 ऑटोजोम्स प्लस एक्स जीरो। ये देख लीजिए दिस वन इज अ जीरो, पहले ही बता रहा हूं कि जीरो, कहीं ओ समझ बैठे इसको, दिस इज नॉट ओ, दिस इज जीरो। तो देख लीजिए कि यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के केस में फीमेल के अंदर बजाय 2 एक्स क्रोमोसोम होने के यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और जब एक एक्स क्रोमोसोम है तो ये फीमेल के अंदर जो डिजीज है दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। और इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दैट इज अ नो बार बॉडी, इसके केस में कोई बार बॉडी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज अ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में आ जाए तो ये भी बेसिकली स्ट्राइल मेल है, और इस स्ट्राइल मेल में अगर देखा जाए तो दैट इज अ 2 ऑटोजोम्स एक्स एक्स वाई है। इसका मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, और 2 एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम यू क्रोमैटिन है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम हेट्रोक्रोमैटिन है, तो हेट्रोक्रोमैटिन वाला बार बॉडी बनाता है, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 बार बॉडी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बार बॉडी is equal to x minus total number of x chromosomes। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसका मतलब x माइनस, या ऐसा कर लीजिए इसको, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स माइनस एक्स क्रोमोसोम। तो यानी एक एक्स क्रोमोसोम को घटा दीजिए, जितने भी एक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सारे निकल के बार बॉडीज आ जाएंगे आपके पास, कि बार बॉडी कितनी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, दैट इज अ ह्यूमन जेनेटिक्स पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ह्यूमन जेनेटिक्स। ठीक है, ह्यूमन जेनेटिक्स की अगर बात करें तो पहली बात, इस ह्यूमन जेनेटिक्स की स्टडी को हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज कॉल्ड यूजेनिक्स। तो नंबर ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज कॉल्ड यूजेनिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है दैट इज अ वेल बॉर्न, दैट इज अ वेल बॉर्न। तो बेसिकली इट इज द स्टडी
स्टडी का मतलब है दैट इज अ एनालिसिस ऑफ genetic characters used to improve human population। तो ये बेसिकली एक तरीके का ऐसा टूल है ह्यूमन जेनेटिक्स जहां पर के हम जेनेटिक कैरेक्टर को इंप्रूव करते हैं ह्यूमंस के, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं बेसिकली कुछ ऑटोसोमल कैरेक्टर्स पर, दैट इज सम एग्जांपल्स ऑफ ऑटोसोमल कैरेक्टर्स। अगर कहीं बात ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बोलेंगे नहीं मैं भी कुछ बोलूंगा नहीं। तो आप भी मत बोलिए, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, दिल करे आपका तो पूछ लीजिएगा। समझ रहे हैं, मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं। तो दैट इज सम एग्जांपल्स ऑफ ऑटोसोमल कैरेक्टर्स इन ह्यूमंस। यहां पर एक कैरेक्टर है दैट इज आई कलर, दैट इज आई कलर है। दूसरा कैरेक्टर है बेसिकली ईयर लोब। तीसरा कैरेक्टर है दैट इज अ हेयर। फोर्थ है चीक। फिफ्थ है रोलिंग ऑफ टंग। दैट इज रोलिंग ऑफ टंग। इसके अलावा दैट इज स्किन पिगमेंटेशन। दैट इज स्किन पिगमेंटेशन। RH फैक्टर है। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर मैंने लिखा है डोमिनेंट, यहां पर आ जाइए तो दैट इज रेसेसिव। आई कलर की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि दैट इज ब्लैक कलर या ब्राउन कलर, ये बेसिकली डोमिनेंट है किसके ऊपर, दैट इज ब्लू कलर के ऊपर। दैट मींस ब्लू कलर की आइस के ऊपर ब्लैक कलर या ब्राउन कलर डोमिनेंट होगा ब्लू कलर की आइस के ऊपर। फ्री लोब डोमिनेंट होता है, यानी बेसिकली जो लोब फ्री है, ईयर लोब फ्री वाला डोमिनेंट रहेगा फ्यूज्ड वाले के ऊपर। तो फ्यूज्ड वाला रेसेसिव है और फ्री वाला जो ईयर लोब है ये डोमिनेंट है। हेयर की बात कर लें तो कर्ली हेयर जो है, कर्ली हेयर डोमिनेंट है देन नॉर्मल या स्ट्रेट हेयर पर। स्ट्रेट हेयर पर डोमिनेंट है, स्ट्रेट हेयर रेसेसिव है, कर्ली हेयर डोमिनेंट है। चीक के ऊपर बात करें तो दैट इज डिंपल की बात कर देते हैं, ठीक है, और ये वाला नॉर्मल है। रोलिंग ऑफ टंग की बात कर लें तो ये बेसिकली रोलर है और ये नॉन रोलर है। इसका मतलब ये डोमिनेंट वाला वो फैक्टर है, वो कैरेक्टर है जिसमें कि टंग रोल हो जाती है, और जिसमें रोल नहीं हो पा रही है ये रेसेसिव फैक्टर है, रेसेसिव ट्रेट है। स्किन पिगमेंटेशन की बात की जाए तो ये बेसिकली नॉर्मल हो गया और ये एल्बिनो हो गया। RH फैक्टर की बात करें तो RH फैक्टर जो RH फैक्टर पॉजिटिव वाला है वो RH फैक्टर नेगेटिव के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। ये खास बातें। तो यहां पर मैंने कहा कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर बताए हैं कि ये देखो, ये बेसिकली ऑटोसोमल कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन के अंदर।
ये आई कलर है, आई कलर के केस में देखेंगे ह्यूमंस के केस में तो दैट इज अ ब्लैक या ब्राउन कलर जो है ये डोमिनेंट रहता है ब्लू कलर की आइज के ऊपर। येलो में देख लें तो फ्री येलो जो है वो डोमिनेंट है, फ्यूज्ड वाला रेसेसिव है। कर्ली हेयर की बात कर लें तो ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। चीक की बात कर लें तो चीक पर डिंपल है, ये डोमिनेंट रेट है नॉर्मल वाले के ऊपर। रोलिंग ऑफ टंग की बात कर लें तो ये रोलिंग हो रही है और यहाँ पे नॉन रोलिंग है। स्किन पिगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल है स्किन पिगमेंटेशन जो नॉर्मल है, और यहाँ पर एल्बिनो है, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है बेसिकली आरएच फैक्टर, और आरएच फैक्टर जो है वो पॉजिटिव वाला डोमिनेंट है रेसेसिव नेगेटिव वाले के ऊपर। तो नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन जेनेटिक्स जो है अगर हम देखें तो ह्यूमंस के अंदर एक्सपेरिमेंट हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ह्यूमंस का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है, और हमारी भी या जो बंदा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रहा है उसकी जिंदगी और ह्यूमन की जिंदगी तकरीबन नियर अबाउट देखा जाए तो सेम है। अगर एक एक्सपर्ट या जो एक एनालाइजर है वो अगर देखेगा ह्यूमंस को तो वो मुश्किल से एक जनरेशन देख लेगा या 2 जनरेशन देख लेगा, और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो शायद वो 3 जनरेशन देख ले, लेकिन जो प्रॉपर रिजल्ट्स हैं वो हो सकता है दे पाए या ना दे पाए। इसलिए हम ह्यूमंस के अंदर जेनेटिक्स टूल को या जेनेटिकली एक्सपेरिमेंट नहीं करा पाते। लेकिन जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट नहीं करा पा रहे हैं ह्यूमंस के अंदर, उसके बावजूद अगर देखा जाए तब भी हम ह्यूमंस के कैरेक्टर को प्री डिटरमाइन प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट सिर्फ हम उन्हीं कैरेक्टर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जहां पर के लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। तो मैंने कहा कि इन ह्यूमंस we can predict the character early, but we only predict those characters which where law of dominance work। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि हम ह्यूमंस के अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स को पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं कैरेक्टर्स को प्रिडिक्ट करेंगे जिन कैरेक्टर्स के ऊपर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। तो इस एनालिसिस के लिए हम टर्म यूज करते हैं दैट इज अ पेडिग्री एनालिसिस। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पेडिग्री एनालिसिस। तो ये पेडिग्री एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके बिना पर हम ये ह्यूमंस के कैरेक्टर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, पहले हम यही देख लेते हैं कि कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली पहले ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ टूल बेसिकली सिंबल्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि दैट इज द सिंबल्स यूज्ड इन पेडिग्री। तो कुछ पेडिग्री के अंदर सिंबल्स यूज होंगे। तो आप सिंबल्स क्या क्या है वो भी देख लीजिए। तो सिंबल्स में मैंने कहा कि ये सिंबल जो सर्किल होगा ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा मेल को। इसके अलावा अगर कोई इस तरीके का रोम्बस बना हुआ है इस तरीके का, तो इसका मतलब है दैट इज एन अनस्पेसिफाइड सेक्स। अनस्पेसिफाइड सेक्स का मतलब है दैट इज एन अननोन। ये अननोन है बेसिकली, इसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए अनस्पेसिफाइड है, हमें नहीं मालूम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब है मैरिज।
तो दिस इज कॉल्ड एज मैरिज। मैरिज जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम दिखाते हैं। तो देख लीजिए कि ये फीमेल है और ये मेल है, और इसके बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको जोड़ रही है, ये बता रही है कि मैरिज है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मैरिज के बारे में बताती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कि दिस इज दिस वन। इस बार देखा जाए तो एक वर्टिकल लाइन आ गई है। वर्टिकल लाइन हमें बताती है कि ये ऑफ स्प्रिंग्स हैं। तो ये बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए तो ये ऑफ स्प्रिंग्स को बता रही है। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब हुआ कि ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है ये बता रही है ऑफ स्प्रिंग। तो इसका मतलब ये जो है ये हो गए पेरेंट्स, और इन पेरेंट्स का ये हो गया फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग, इन पेरेंट का ये ऑफ स्प्रिंग हो गया सेकंड। तो अगर देखा जाए तो पहला ऑफ स्प्रिंग जो है वो मेल है और दूसरा ऑफ स्प्रिंग जो है वो फीमेल है। यहां तक उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। एक और चीज है कि ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। दैट इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ये। तो पहला ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, इस तरीके से। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर सिंबल कुछ इस तरीके का है, यहां पर एक बार था हॉरिजॉन्टल बार, लेकिन यहां पर 2 बार हैं। अगर 2 बार हैं तो इसका मतलब है कि दैट इज अ कॉन्सेंगुअस मैरिज। दैट इज अ कॉन्सेंजुअस मैरिज। इसका मतलब है कि मैरिज बिटवीन रिलेटिव्स है। तो ये मैरिज जो है वो रिलेटिव्स के बीच में है। अगर मैरिज रिलेटिव्स के बीच में है, रिलेटिव में है, रिलेशन में है, तो इसका मतलब हम यहां पर डबल साइन लगा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है। इसके बाद आ जाते हैं इस सिंबल पर। यानी यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये फीमेल को मैंने शेड कर दिया है, तो इसका मतलब ये अफेक्टेड फीमेल है। अफेक्टेड फीमेल है, इसका मतलब ये हुआ कि इस फीमेल के अंदर डिजीज है। अगर मैंने कहा कि ये इस तरीके से शेडेड है, तो इसका मतलब दिस इज अफेक्टेड मेल है। तो इसका मतलब इस मेल के अंदर ये डिजीज है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अगर मैं इस फीमेल का हाफ पोर्शन शेड कर रहा हूं, या फिर मैं कुछ ऐसा किया कि ये मैंने सेंटर पर शेड कर दिया ऐसे करके, तो इसका मतलब ये कैरियर फीमेल है। दिस इज कैरियर फीमेल है। इसका मतलब ये डिजीज कैरी कर रही है, कैरी डिजीज, ये डिजीज कैरी कर रही है। इसके बाद आ जाइए, इसकी बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए मेल भी हाफ शेडेड है, तो इसका मतलब इस बार मेल कैरियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो मैंने कहा कि अगर ये कंडीशन थी, तो आपको पता है कि ये फीमेल है, ये मेल है, और इनके बीच में शादी हुई है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर हमने इस तरीके से बनाया है, ठीक है, ऐसे करके एरोज बनाए हैं, तो इसका मतलब दिस इज called as mono, that is called as a dizygotic twins। तो ये
डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, जाइगोटिक ट्विंस, तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। या फिर अगर मैं ऐसे दिखा दूं तब भी ये डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये दोनों के दोनों मेल थे, ये दोनों की दोनों फीमेल हैं। और ये भी हो सकता है कि इस डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक में कि एक फीमेल है और एक मेल है। तो ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो ये बेसिकली डिफरेंट होंगे आपस में एक दूसरे से। इसके बाद बात कर लें तो नेक्स्ट मैंने कहा कि दैट इज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की अगर बात करें तो देखो ये पेरेंट है, ये दोनों के दोनों मेल हैं, लेकिन यहां से हमने जब लाइन कनेक्ट करी है तो इसका मतलब ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये और ये दोनों ट्विंस जो हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये दोनों फीमेल हैं। यहां तक उम्मीद है चीजें शायद समझ में आ रही होंगी। ये सारे के सारे सिंबल्स हैं जो बेसिकली हम पेडिग्री में यूज करेंगे। ठीक है, एक और सिंबल होता है ये वाला, ये वाला, इसका मतलब है दैट इज एन एबॉर्शन। ठीक है, या फिर स्टिल डेथ है, स्टिल डेथ है। तो यहां तक जरा एक बार देख लीजिए इन सारे सिंबल्स को। ये सारे के सारे सिंबल्स यूज हो रहे हैं पेडिग्री के अंदर। तो देख लीजिए कि सर्किल जो है वो बता रहा है फीमेल को और स्क्वायर बता रहा है मेल को। इसके बाद अगर रोम्बस है तो दिस इज रोम्बस। अगर रोम्बस है तो इसका मतलब सेक्स अनस्पेसिफाइड है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है कि मैरिज है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पेरेंट हैं, ये वाले पेरेंट हैं, और इनकी अगर बात करें ये वालों की तो ये सारे ऑफस्प्रिंग है। तो ऑफस्प्रिंग को बताने के लिए ये लाइन दिखाई गई है, दैट मीन्स ये वर्टिकल लाइन शो कर रही है। और ऑफस्प्रिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, इसका मतलब ये पहला होगा तो दिस इज फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा। या फिर हम इसको ऐसे भी देते हैं, इस तरीके से भी लिख लेते हैं कि अगर देखा जाए तो ये रहा, तो ये कहलाता है फर्स्ट ए, ये कहलाता है फर्स्ट बी, ये कहलाता है फर्स्ट सी, ये कहलाता है फर्स्ट डी। इसके बाद अगर हमने इसको भी फर्दर क्रॉस करा दिया तो इससे ये आ गए, ये आ गए, तो इसका मतलब दिस इज सेकंड ए, दिस इज सेकंड बी, दिस इज सेकंड सी। इस तरीके से ये हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं इसके। यहां तक अगर सिंबल्स क्लियर हो गए हैं तो आगे देखते हैं अब हम लोग। तो अब हमने कहा कि ये किस किस तरीके से समझ में आएगा, तो मैंने कहा कि पेडिग्री की बात कर लें तो पेडिग्री दो तरीके की डिजीज के लिए काम आएगा। एक आएगा ऑटोसोमल के लिए और एक आएगा सेक्स लिंक्ड के लिए।
और एक और चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर ये कह रहा हूं कि पेडिग्री में सिर्फ वही डिजीज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। ये खास बात है कि जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है सिर्फ वही पेडिग्री के जरिए एनालाइज कर सकते हैं। तो ये बार बार मैं कह रहा हूं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात। अब ऑटोजोमल की बात कर लें तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर हो गए, इनको फाइंड कर सकते हैं। सेक्स लिंक डिसऑर्डर हो गए, इनको फाइंड कर सकते हैं। अब आइए ऑटोजोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर एक होते हैं बेसिकली रेसेसिव और एक होते हैं डोमिनेंट। सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात कर लें तो एक होते हैं रेसेसिव और एक होते हैं बेसिकली डोमिनेंट। तो पहले ही समझ लीजिए कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो यहां तक बातें समझ में आ रही हैं। तो आइए सबसे पहले ऑटोजोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर जो है ये मैंने पहले ही बता दिया कि देखो भाई ये ऑटोजोम्स पर होगा। डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन ऑटोजोम्स, तो ये डिसऑर्डर जो है वो ऑटोजोम्स के ऊपर मिलेगा। और सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात करें तो मैंने कहा कि डिसऑर्डर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो ये डिसऑर्डर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मिलेगा। ऑटोजोमल डिसऑर्डर था। ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर की बात की जाए तो ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में अगर देखें हम तो मैंने कहा कि एक है फिनाइल कीटोयूरिया, एल्बिनिज्म और टे सैक डिजीज, इसी तरह अगर देखा जाए तो गाउचर डिजीज, इसी तरह अगर देखा जाए तो सिकल सेल अनीमिया है। ये डिजीजेज हैं। डोमिनेंट डिसऑर्डर की बात कर लें ऑटोजोमल की तो एक मैंने कहा कि दैट इज अ वुली हेयर, दूसरा मैंने कहा कि पेंटाडेक्टाइली, इसके अलावा एकॉन्ड्रोप्लेसिया, दैट इज एकॉन्ड्रोप्लेसिया है। ये सारी डिजीजेज अगर देखा जाए तो ये सब के सब ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। एक और है दैट इज एन हंटिंगटन डिजीज या हंटिंगटन डिसऑर्डर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिनाइलकीटोयूरिया, एल्बिनिज्म है, टे सैक डिजीज है, गाउचर्स डिजीज है, सिकल सेल अनीमिया है। ये सब के सब अगर देखा जाए तो रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। डोमिनेंट की बात कर ले तो वुली हेयर से पेंटाडेक्टाइली है। पेंटाडेक्टाइली का मतलब ये है कि जिस बंदे के अंदर हाथ में देखा होगा कि बजाय 5 यानी 4 फिंगर्स और एक थंब के अलावा अगर देखा जाए तो उसके हाथ में 6 फिंगर्स होती हैं। ये जो 6 फिंगर्स हैं या 6 फिंगर का मतलब हुआ कि जिसके अंदर 5 फिंगर हैं और एक थंब है, तो इस कंडीशन को हमने नाम दिया दैट इज अ पेंटाडेक्टाइली। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एकॉन्ड्रोप्लेसिया में क्या हो रहा है कि जो फिंगर्स की बोन्स हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं और हाथ मोटे मोटे से हैं। तो कभी नाटे बंदे को अगर आप देखेंगे कि जहां पर बोन्स ने ज्यादा ग्रोथ नहीं करी है, और जब बोन्स ने ज्यादा ग्रोथ नहीं करी है तो हाथ मोटे मोटे हो गए और उंगलियां बहुत छोटी छोटी सी नजर आ रही हैं। ठीक है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एकॉन्ड्रोप्लेसिया।
ये सारी डिजीज अगर देख रहे हैं तो ये डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। ये सारी डिजीज अगर देख रहे हैं तो दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। इसके बाद अगर सेक्स लिंक डिसऑर्डर की बात कर लें तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर का मतलब है कि ये डिसऑर्डर जो है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है। और अब अगर देखा जाए तो रेसेसिव के केस में तो एक मैंने कहा दैट इज अ हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया का दूसरा नाम है दैट इज अ ब्लीडर डिजीज, दैट इज ब्लीडर डिजीज है। दूसरे की बात करें तो दैट इज अ कलर ब्लाइंडनेस, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। एक और की बात करें तो दैट इज अ नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ये सारी डिजीज अगर देखा जाए तो ये रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। अब देखिए सारी डिजीजेस का क्या मतलब है, कैसे मतलब है, तो ये समझ लीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज हीमोफीलिया को देख लीजिए। हीमोफीलिया बेसिकली ब्लीडर डिजीज है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो मैंने कहा कि इस केस में अगर आप दिखाते हैं तो ये मैंने कहा कि HB, इसके सर पर मैंने H दिखाया है, इसका मतलब ये हीमोफिलिक है, हीमोग्लोबिन है। और अगर मैं HB लिख रहा हूं या HBN लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नॉर्मल है। तो आप देख रहे हैं कि अगर HBH लिखा हुआ है, इसके सर पर सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है H, तो इसका मतलब ये बता रहा है हीमोफिलिक को कि ये हीमोफीलिया है। और N लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है। और ऑब्वियस बात है कि ये डिसऑर्डर अगर आप देख रहे हैं तो रेसेसिव है। रेसेसिव है इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज एन HBN HBH अगर मैंने लिखा है